डायमंड एकेडमी 245 की एक बेहद शानदार शैक्षिक प्रस्तुति के आधार पर आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जिसने मतलब एक पूरे राष्ट्र की दिशा ही तय कर दी। हम्म। आज का विषय है भारतीय संविधान का निर्माण। हम्म। अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में नियमों की बात होती है। मतलब सड़क पर गाड़ी चलाने से लेकर किसी भी छोटे मोटे खेल तक के लिए कुछ नियम तो होते ही हैं। बिल्कुल, हर जगह एक सिस्टम होता है। हाँ, लेकिन जब सवाल ये उठता है कि किसी देश का भविष्य तय करने वाली इतनी विशाल और महत्वपूर्ण किताब आखिर कैसे लिखी गई होगी, तो ये सोचना अपने आप में बहुत रोमांचक लगता है। एकदम सही कहा। इतने बड़े और विविधता वाले देश के लिए नियम बनाना कोई साधारण बात तो है नहीं। बिल्कुल। इसे लिखने में कितना समय लगा, उस समय इसमें कितना खर्च आया होगा, और वो कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं जिनके बीच इस दस्तावेज को आकार दिया गया। आज की इस गहन चर्चा में इन्हीं सब पहलुओं को विस्तार से खंगाला जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस गहन चर्चा का जो मिशन है वो केवल कुछ ऐतिहासिक तारीखें याद करना या आंकड़े गिनाना बिल्कुल नहीं है। सही बात है। अगर इस पूरे विषय को एक व्यापक संदर्भ में रख कर देखा जाए तो ये उस विशाल और जटिल प्रक्रिया को समझने की कोशिश है जिसने भारत जैसे अद्भुत देश की एक मजबूत नींव रखी। हम्म। मतलब ये दस्तावेज केवल कुछ हजार पन्नों का एक पुलिंदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जीता जागता ढांचा है जो दशकों से एक पूरे राष्ट्र को एक साथ बांधे हुए है और उसे चला रहा है। इसलिए इन ऐतिहासिक आंकड़ों के पीछे जो एक गहरी मानवीय कहानी छिपी है ना, उस कहानी को समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं। उपलब्ध स्रोत सामग्री के अनुसार इस महाकाव्य जैसे संविधान के निर्माण का जो विशाल कार्य था, वो 1946 में बनी संविधान सभा द्वारा किया गया था। जी। इस सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिम्मेदारी संभाली थी। यहाँ तक तो ये एक सामान्य ऐतिहासिक तथ्य लगता है, हम्म। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत में इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन फिर ये संख्या अचानक घटकर केवल 299 रह गई। हाँ, और ये ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी उथल पुथल रही होगी। बिल्कुल, ये जो संख्या में कमी आई है, ये कोई मामूली या केवल एक गणितीय कमी नहीं है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े दर्द, सबसे बड़ी उथल-पुथल यानी देश के विभाजन का सीधा और स्पष्ट संकेत है। बंटवारे का दर्द। जी, जब इस बिंदु पर गहराई से विचार किया जाता है, तो उस समय की स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। देश बट रहा था, समाज में चारों तरफ एक बहुत ही भयानक अनिश्चितता और भारी तनाव का माहौल था। सही कहा। एक तरफ देश के कई हिस्सों में हिंसा और विस्थापन का दौर चल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली के एक हॉल में बैठकर कुछ लोग देश का भविष्य लिख रहे थे। ये सोचना भी। उस बेहद चुनौतीपूर्ण, दुखद और अस्थिर माहौल के बीच उन 299 लोगों का एक साथ आना, अपने निजी या राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखना और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए नियम बनाना, ये अपने आप में मानवीय इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। बिल्कुल। ये उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि बाहर चाहे जितना भी अंधकार हो, देश को एक मजबूत और टिकाऊ ढांचा देना ही है। ये सचमुच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उस माहौल की कल्पना करना भी आज के शांत समय में बहुत मुश्किल लगता है। एक तरफ देश का बंटवारा और दूसरी तरफ भविष्य की रूपरेखा। अब अगर इसके निर्माण में लगे समय और संसाधनों की बात की जाए, तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो बहुत ही सटीक और दिलचस्प हैं। इस पूरे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 साल। हाँ, और इस पूरी अवधि के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए गए और उस समय इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इन आंकड़ों को सुनकर अक्सर मन में ये सवाल आ सकता है कि सो व्हाट, मतलब इतना लंबा समय क्यों लगा? हाँ, कोई भी सोच सकता है ऐसा। लगभग 3 साल का समय और 11 लंबे सत्र, ये साफ तौर पर इस बात का प्रमाण है कि संविधान सभा में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया,
कोई भी नियम बंद कमरों में रातों रात थोपा नहीं गया था। बिल्कुल। संविधान के हर एक पन्ने, हर एक अनुच्छेद और हर एक छोटे से छोटे नियम पर लंबी, गहन और कभी-कभी तो हफ्तों तक चलने वाली बहसें हुई थीं। अलग-अलग विचारधाराओं को सुना गया, उन पर कड़ी असहमति भी जताई गई और फिर एक आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास किया गया। ये लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप था, जहां संवाद के जरिए समाधान निकाला जा रहा था। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन सटीक उपमा ली जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर देखने में आता है कि 4-5 दोस्तों का एक छोटा सा समूह अगर ये तय करने बैठे हैं कि आज रात का खाना कहाँ खाना है, हाँ, उसमें भी घंटों लग जाते हैं। बिल्कुल, उसमें भी कई बार 1 घंटा लग जाता है और आसानी से सहमति नहीं बन पाती। हाँ। या फिर जब कोई परिवार अपना एक छोटा सा घर बनाता है तो उसमें भी महीनों लग जाते हैं। एकदम सही उदाहरण है। दरवाजा कैसा होगा, खिड़कियां कहाँ होंगी, दीवारों का रंग कौन सा होगा, इन सब पर परिवार के सदस्यों के बीच कितनी लंबी चर्चाएं होती हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ तो एक परिवार या कुछ दोस्तों की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश को चलाने का, एक पूरे राष्ट्र के भविष्य का ढांचा तैयार किया जा रहा था। हम्म 299 अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोग जब एक देश के लिए नियम बनाएंगे तो लगभग 3 साल का समय लगना पूरी तरह से स्वाभाविक और तर्कसंगत लगता है। यह उपमा बहुत ही शानदार है। घर बनाने वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। और जहां तक उस 64 लाख रुपए की लागत का सवाल है, जिस पर अक्सर लोग आश्चर्य करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी रकम थी। बेशक 1940 के दशक के अंत में 64 लाख रुपए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रकम हुआ करती थी। लेकिन इसे महज एक सरकारी खर्च के रूप में देखने के बजाय एक नए जन्मे राष्ट्र के भविष्य के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट की तरह। जी, ये एक ऐसा निवेश था जिसने ये सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियों को दशकों तक एक स्थिर, सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था मिल सके। अगर वो ढांचा उस समय सही से नहीं बनता, तो बाद में देश को जो कीमत चुकानी पड़ती, वो 64 लाख से कहीं ज्यादा होती। ये नजरिया वाकई इस पूरे खर्च को देखने का तरीका बदल देता है। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब इस भारी भरकम निवेश और इतने लंबे समय के परिणाम को देखा जाता है, तो स्रोत स्पष्ट करते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया है। बिल्कुल। डायमंड एकेडमी 24 की प्रस्तुति में इसकी कई मुख्य विशेषताओं का जिक्र बड़ी प्रमुखता से किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत ने संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और साथ ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों बना। क्या ये सिर्फ इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं? नहीं, इसका कारण यह है कि भारत कोई एक छोटा सा समरूप या एक ही संस्कृति वाला देश नहीं है। सही बात है, यहाँ इतनी विविधता जो है। शाल है कि उन सभी को एक ही प्रशासनिक धागे में पिरोने के लिए एक बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट ढांचे की जरूरत थी। कोई भी वर्ग, कोई भी दूर दराज का समुदाय ये ना महसूस करे कि उसे इस नई व्यवस्था में छोड़ दिया गया है। इसलिए हर छोटी बड़ी बात को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ा। बिल्कुल। और इसमें जो कुछ भारी भरकम शब्द आते हैं, जैसे संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली, ये सुनने में थोड़े जटिल लगते हैं। अगर इन्हें आम बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाए तो संघीय यानी फेडरल व्यवस्था का मतलब है कि देश की पूरी ताकत किसी एक जगह या एक इंसान के हाथ में नहीं होगी। सत्ता का बंटवारा। जी, शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया गया। दिल्ली में बैठी सरकार पूरे देश के बड़े फैसले लेगी, लेकिन राज्यों के पास भी अपनी सरकारें होंगी जो स्थानीय मुद्दों को संभालेंगी। ये सत्ता के बंटवारे का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और संसदीय व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजेगी और उन्हीं प्रतिनिधियों के बीच से सरकार चुनी जाएगी। सरकार को हर दिन संसद के प्रति और अंततः जनता के प्रति जवाबदेह रहना होगा। ये सत्ता का बहुत ही शानदार संतुलन है। इसके अलावा स्रोत में 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र है, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अक्सर इन दोनों के बीच थोड़ा भ्रम हो जाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। इसे एक ढाल और एक दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास के रूप में देखा जा सकता है। ढाल और कंपास। हाँ,
मौलिक अधिकार वो ढाल है जो आम नागरिकों को सरकार या राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये अधिकार पक्के हैं, जैसे बोलने की आजादी, समानता का अधिकार। अगर सरकार ये अधिकार छीनती है तो कोई भी व्यक्ति सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये तो बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक कंपास की तरह हैं। ये वो लक्ष्य या आदर्श हैं जो बताते हैं कि एक सरकार को भविष्य में किस दिशा में काम करना है, जैसे सभी को रोजगार देना या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना। इन्हें तुरंत अदालत के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। क्या बात है। ढाल और कंपास की इस उपमा ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो और बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बातें इस संविधान में शामिल की गईं, जिन पर स्रोत विशेष रूप से ध्यान खींचता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और वयस्क मताधिकार। अगर गहराई से देखा जाए तो ये दोनों विशेषताएं ही वास्तव में आम नागरिक को सबसे बड़ी और असली ताकत देती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का सीधा सा मतलब ये है कि कानून इस देश में सबसे ऊपर है। यानी कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। चाहे कोई राजनेता कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो या कोई अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो न्याय के कटघरे से बच नहीं सकता। अदालतें सरकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर काम करेंगी। ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। और वयस्क मताधिकार तो शायद उस समय का सबसे बड़ा और साहसिक फैसला रहा होगा, क्योंकि उस वक्त देश की साक्षरता दर बहुत ही कम थी। बिल्कुल। ये उस समय के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। दुनिया के कई पुराने और विकसित लोकतंत्रों में भी महिलाओं या गरीबों को वोट देने का अधिकार हासिल करने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था। हाँ, कई बड़े देशों का इतिहास ऐसा ही रहा है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने पहले ही दिन से ये तय कर दिया कि एक ऐसे देश में जहां उस वक्त भारी गरीबी थी और शिक्षा का स्तर बहुत कम था, वहां भी हर वयस्क को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या लिंग का हो, वोट देने का बिल्कुल समान अधिकार होगा। ये एक बहुत बड़ा भरोसा था। जी, एक अनपढ़ किसान के वोट की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी देश के प्रधानमंत्री के वोट की। ये भारत की आम जनता के विवेक पर किया गया एक बहुत बड़ा भरोसा था। इसने रातों रात हर एक नागरिक को इस विशाल लोकतंत्र का सक्रिय भागीदार बना दिया। ये भरोसा ही तो है जिसने इस लोकतंत्र को आज तक जिंदा रखा है। इन सब के अलावा स्रोत में एक और विशेषता का बहुत ही रोचक तरीके से जिक्र किया गया है, लचीलापन एवं कठोरता का मिश्रण। ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी विरोधाभासी और अजीब लगती है। भला कोई एक ही चीज एक ही समय में लचीली भी कैसे हो सकती है और कठोर भी? ये एक बहुत ही जादुई और नाजुक संतुलन है, और सच कहा जाए तो यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी भी है, जो इसे आज तक प्रासंगिक बनाए हुए है। वो कैसे? कठोरता का मतलब ये है कि संविधान के जो बिल्कुल बुनियादी नियम है, जो इसकी आत्मा है, जैसे देश एक लोकतंत्र ही रहेगा, यहाँ समानता और न्याय होगा, उन्हें कोई भी सरकार आसानी से बदल नहीं सकती। वे नियम पत्थर की लकीर हैं, ताकि कोई भी सत्ता में आकर रातों रात देश का मूल स्वरूप न बदल दे। ताकि कोई मनमानी ना कर सके। बिल्कुल। लेकिन साथ ही संविधान निर्माताओं के पास एक गजब की दूरदृष्टि थी। उन्हें ये भली भांति पता था कि समाज लगातार बदलता है, समय के साथ नई तकनीकें आती हैं और आने वाली पीढ़ियों की नई जरूरतें पैदा होती हैं। यानी भविष्य को बांध कर नहीं रखा जा सकता। एकदम सही। इसलिए उन्होंने इस दस्तावेज में लचीलापन भी रखा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि भविष्य की पीढ़ियां संसद के जरिए समय के साथ संविधान में आवश्यक बदलाव या संशोधन कर सकें। अगर इसे एक प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो ये एक ऐसे विशाल और मजबूत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी और अडिग हैं। उन्हें हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन उस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हवा के रुख के साथ और मौसम के बदलाव के साथ थोड़ी मुड़ सकती हैं, ताकि तेज तूफान आने पर पेड़ बीच से टूटे नहीं। बहुत ही सुंदर उपमा। ये जड़ और शाखाओं का संतुलन ही इसे इतना जीवंत और समय के अनुकूल बनाता है। अब इस गहन चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में थोड़ी उलझन पैदा कर देता है। जी बताइए। डायमंड एकेडमी 245 के स्रोत में दो अलग-अलग तारीखों पर विशेष रूप से ध्यान खींचा गया है। एक तारीख है 26 नवंबर 1949, जब कहा जाता है कि संविधान को अंगीकृत किया गया, और दूसरी है 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू किया गया। आखिर इन दो तारीखों का क्या चक्कर है? ये एक बहुत ही आम उलझन है,
लेकिन इसका अंतर समझना बहुत आसान और स्पष्ट है। 26 नवंबर 1949 वो ऐतिहासिक दिन था जब लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद संविधान सभा ने इस पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया था। मतलब काम पूरा हो गया था। जी, उस दिन सभा ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था और इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। यानी जो लिखने और तय करने का काम था वो पूरी तरह से संपन्न हो गया था और सभा ने इसे अंगीकृत कर लिया था, अपना लिया था। यानी किताब पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी थी और पास हो गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन वो दिन था जब ये लिखित दस्तावेज सिर्फ एक किताब से बाहर निकलकर पूरे देश के लिए एक सक्रिय और बाध्यकारी कानून बन गया। हम्म। पूरी सरकारी व्यवस्था और देश का कामकाज इस नए संविधान के हिसाब से चलने लगा। और सबसे बड़ी बात, इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। जी, इसका असल मतलब भी स्पष्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। गणतंत्र बनने का बहुत ही सीधा और गहरा अर्थ ये है कि देश का जो सबसे बड़ा प्रमुख होगा वो अब कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं होगा। कोई राजशाही नहीं। बिल्कुल, सत्ता किसी एक परिवार की बपौती नहीं होगी, बल्कि वो प्रमुख जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होगा। 26 जनवरी 1950 से पहले तकनीकी रूप से ब्रिटिश राजशाही का प्रतीकात्मक प्रभाव था, लेकिन इस दिन के बाद से भारत पूरी तरह से एक आधुनिक लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया, जिसका अपना मुखिया था। यही कारण है कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण है। ये पूरी यात्रा वाकई में किसी महाकाव्य से कम नहीं है और बेहद प्रेरणादायक है। कैसे एक भारी उथल पुथल के बीच 389 सदस्यों से शुरुआत हुई, फिर 299 लोगों ने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया। लगभग 3 साल की कड़ी और बिना थकी की गई मेहनत, हर एक नियम पर लंबी बहस और अंततः दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे संतुलित और सबसे जीवंत ढांचा तैयार करना सच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। डायमंड एकेडमी 245 के इस पूरे स्रोत से जो सबसे बड़ा और मुख्य संदेश निकलकर सामने आता है वो ये है कि संविधान केवल अदालतों, जजों या वकीलों के लिए कोई नीरस कानूनी दस्तावेज भर नहीं है। ये हमारे वर्तमान की सुरक्षा और हमारे भविष्य दोनों की एक बहुत ही मजबूत नींव है। बिल्कुल सही। ये वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा राष्ट्र घूमता है और प्रगति करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस दस्तावेज का सम्मान करे और इसके बनाए गए नियमों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी से पालन करे। जी, यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगर ये विस्तृत जानकारी, ये गहराई से किया गया विश्लेषण और आज की ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो तो स्रोत प्रदान करने वाले डायमंड एकेडमी 245 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारियां आगे भी मिलती रहें। इस लंबी और शानदार चर्चा को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस चर्चा को पूरी तरह से विराम देने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मन में उठता है। आज हमने लचीलेपन और कठोरता के मिश्रण की विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान अपने मूल ढांचे को बचाए रखते हुए भी नए बदलावों को अपना सकता है। अब जरा शांति से इस बात पर विचार कीजिएगा। यदि कोई देश अपने सबसे महत्वपूर्ण नियमों को, अपने बुनियादी कानूनों को समय के साथ बदलने की बिल्कुल भी अनुमति ही न दे, तो क्या वो देश भविष्य की अप्रत्याशित चुनौतियों और तेज गति से हो रहे तकनीकी या सामाजिक बदलावों का सामना कभी कर पाएगा? सोचने वाली बात है। या फिर क्या किसी भी महान राष्ट्र की असली ताकत केवल उसके गौरवशाली इतिहास और पुराने तय किए गए नियमों में नहीं, बल्कि आने वाले कल के अनुसार खुद को ढालने, अपनी गलतियों से सीखने और लगातार विकसित होने की उसकी क्षमता में छिपी होती है? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा।